हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइज आर गुड। सो आज हम करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों ही बुक्स के बेस पर बनाए गए क्वेश्चंस है ये। और इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वंदना स्टडी क्लासेस को, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, रीट का चाहे लेवल 1 का हो या लेवल 2 का हो, सभी में ये वीडियो जो है बहुत यूज़फुल रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, आहड़ सभ्यता या सिंधु सभ्यता? तो पूछा गया है ताम्र सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है। देखिए, ये जो सभ्यताएं हैं या तो एक ताम्र सभ्यताएं या लौह युगीन सभ्यताओं, इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे थी या वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। इस टाइप से इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसमें पूछा गया है कि ताम्र सभ्यताओं मतलब जितनी भी ताम्र सभ्यताएं हैं उसमें उसकी जननी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा ए, गणेश्वर सभ्यता। अगर ये पूछा जाए गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में कहाँ है, मतलब किस राज्य में है, तो ये राजस्थान के सीकर में है। सीकर में है। और किस नदी के किनारे अगर पूछा जाए कि किस नदी के किनारे खोजी गई थी, तो ये खोजी गई थी कांतली नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी, बनास नदी, कांतली नदी या बाणगंगा नदी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बनास सभ्यता, इसका सही आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी। यह है बाणगंगा के नदी के किनारे स्थित है। और बाणगंगा नदी ये पूछा जाए किस राज्य में है, तो ये जयपुर के शाहपुरा के जो है उपखंड के उसके वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? प्राचीन राजस्थान में का जो सभ्यता स्थल थे जो उनमें टाटा नगर किसको कहा जाता है? बैराट सभ्यता को, नगरी सभ्यता को, रेड सभ्यता को या सुनहरी सभ्यता को? तो सही आंसर, आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा रेड सभ्यता। रेड सभ्यता। और इसको ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है टोंक में। ठीक है फ्रेंड्स, अब है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। पूछा गया है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी। ये जो 16 महाजनपद हैं इनसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है कि 16 महाजनपद और इनकी राजधानियाँ। ठीक है, और ये किस ग्रंथ से लिए गए हैं, किस उस समय आज के समय में किस राज्य में थे, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी चंपा, मथुरा, विराटनगर या तक्षशिला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। और विराटनगर वर्तमान में पूछा जाए तो कहाँ होगा, तो ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। मत्स्य जनपद जो था उस समय वो ये जयपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर, ये पूरा मतलब पूरा क्षेत्र ये था मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के, बनास सभ्यता के या मौर्यकालीन सभ्यता के? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा बैराठ में जो सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है मौर्यकालीन सभ्यता। नेक्स्ट है, किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? हम सभी जानते हैं कि कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता का स्थान है। और ये कहाँ पर है कालीबंगा? तो ये कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे है और हनुमानगढ़ जिले में है।
लेकिन पूछा जाए कि कालीबंगा जो पूछा गया है इसमें, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है राजस्थान में? सोंथी सभ्यता, बैराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता या बालाथल सभ्यता? तो ये कौन सा, क्या आंसर सही हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा सोंथी सभ्यता। ठीक है फ्रेंड, और अगर पूछा जाए सोंधी सभ्यता है कहाँ पे, तो ये है बीकानेर में। ये कहाँ पर है? बीकानेर में। और अगर ये कौन सी सभ्यता है, तो ये सोंधी है ताम्रयुगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता है ये? ताम्रयुगीन। ये भी पूछा जाता है, कुछ सभ्यताओं के नाम दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यता है या कौन सी लौहयुगीन सभ्यता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है सोंधी सभ्यता को, और ये कहाँ पे भी स्थित है? बीकानेर में। नेक्स्ट है बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, भरतपुर में या अलवर में? तो आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। बालाथल सभ्यता जो स्थित है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में। ए इज द राइट आंसर। फिर है प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? धौलपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या जयपुर? आज के जो नाम है, और प्राचीन समय में राजस्थान में या प्राचीन समय में भारत में जो जगहों के नाम थे, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस किस समय मतलब उस क्षेत्र को क्या बुलाते थे। तो जांगल प्रदेश किस राज्य मतलब किस क्षेत्र को बुलाते थे? धौलपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या जयपुर? तो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? देखिए, ये एक जगह जनपद के नाम दे रखे हैं एक साइड में, और दूसरी साइड में उनकी राजधानी दे रखी है। तो आपको ये बतानी है इसमें कौन सी सही है, कौन सा गलत है। इसमें 3 सही है और 1 गलत है। तो मगध की राजधानी क्या पाटलिपुत्र थी? सूरसेन की मथुरा थी? कुरु की इंद्रप्रस्थ थी? और अंग की तक्षशिला थी? तो ये इसमें जो सही है, ये मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, ये बिल्कुल सही है। सूरसेन की मथुरा थी, ये भी सही है। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, ये भी सही है। लेकिन अंग की जो तक्षशिला नहीं थी, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। ठीक है फ्रेंड्स, अंग की राजधानी थी चंपा। और अगर पूछा जाए कि तक्षशिला किसकी थी, तो तक्षशिला थी गांधार की। ठीक है फ्रेंड्स, और गांधार कहाँ पड़ता है? तो गांधार जो प्रेजेंट में है पाकिस्तान में, जो पेशावर का क्षेत्र है इसका, वहाँ पड़ता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग, क्योंकि इसमें असत्य पूछा गया है। देखिए, हमें क्वेश्चन को जहाँ पे थोड़ा सा भी हमें वो लगे, डाउट लगे, तो वहाँ क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सत्य नहीं असत्य पूछा गया है। नेक्स्ट है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को, राणा लाखा को, राणा हम्बीर को या राणा सांगा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हम्बीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में पीथल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान में के इतिहास में पीथल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज राठौड़, करण सिंह या कल्याणमल? देखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। राजस्थान में एक डिंगल भाषा में लिखा गया था ग्रंथ पातल और पीथल। ठीक है, ये पूछा गया है पातल और पीथल, पातल और पीथल। तो इसमें जो पातल हैं, ये किसको कहा गया? ये कहा गया महाराणा प्रताप को। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो पीथल है, जो पीथल कहा गया है, वो किसको कहा गया? पृथ्वीराज राठौड़ को। पातल कहा गया है महाराणा प्रताप को, और पीथल कहा गया है पृथ्वीराज राठौड़ को। और ये जो ग्रंथ है, ये बुक है, किसने लिखी थी? ये कन्हैया लाल मिश्र ने लिखी थी। नेक्स्ट है, इटालियन विद्वान टेसिटोरी ने किसे डिंगल का हेरोस कहा है? डिंगल भाषा, मैंने बताया था डिंगल भाषा में किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो इटालियन
विद्वानी, इटली के विद्वान थे इन्होंने टैसीटोरी, इन्होंने किसको डिंगल का हेरोस कहा है या डिंगल का राजा कहा है? पृथ्वीराज राठौड़, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा या सभी? तो उन्होंने कहा है पृथ्वीराज राठौड़ को। ये मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया था? देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था, और सेकंड राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जसवंत थड़ा को। और ये किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने, राव कल्याणमल ने, सरदार सिंह ने, हनुमंत सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार सिंह ने। ये सरदार सिंह ने करवाया था, अपने पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया था, और ये जोधपुर में है। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? करण सिंह ने, राव बीका ने, लूणकरण सिंह ने, हनुमंत सिंह ने। तो बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा राव बीका ने। नेक्स्ट है बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? एक आंदोलन है इसके राजस्थान के, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? 24, 30 या 38? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 44 वर्षों तक। अगर पूछा जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन में मतलब बिजोलिया में किसानों से कितने प्रकार का कर लिया जाता था, तो इसमें आ जाएगा आपका 84 टाइप के टैक्स उनसे लिए जाते थे। और ये भी पूछा जाता है कि मतलब सबसे लंबा चलने वाला, सबसे अहिंसावादी किसान आंदोलन कौन सा है राजस्थान में? तो ये भी बिजोलिया किसान आंदोलन ही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने के लिए बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की? बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने के लिए बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास ने, विजय सिंह पथिक ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, रामदेव पोद्दार ने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साधु सीताराम दास ने। शुरुआत में इस मतलब किसानों को जागृत करना, इन किसानों को आंदोलन का नेतृत्व करना सबसे पहले किसने किया था? ये किया था साधु सीताराम दास ने। इसमें विजय सिंह पथिक भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन वो बाद में जुड़े थे। फिर है भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? देखिए ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी या माणिक्यलाल वर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। भारत में किसान आंदोलन का जनक पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक। लेकिन अगर यदि आपसे राजस्थान में पूछा जाए, राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि किसान आंदोलन का जनक कौन है, तो होगा साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बूंदी में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? नैनू शर्मा ने, रामनारायण चौधरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैनू राम शर्मा ने। फिर है एकीकरण के समय राजस्थान के किस राजा ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? एकीकरण के समय मतलब आज़ादी के बाद राजस्थान के किस राजा ने भारत में पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था, जब भारत का मतलब पूरा एकत्रीकरण हो रहा था, तब ये सभी रियासतों के राजाओं को छूट दी गई थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, या फिर चाहे तो अपनी एक स्वतंत्र अलग रियासत बना सकते हैं। तो यहाँ ये पूछा गया है कि उसमें राजस्थान के किस राजा ने कहा था कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहता है? जसवंत सिंह, हनुमंत सिंह, उम्मेद सिंह या ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह जो हैं ये कहाँ के राजा थे उस समय, किस रियासत के? तो ये मारवाड़ के थे, मतलब जोधपुर का जो एरिया है वहाँ के ये राजा थे। तो इन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। फिर राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हम सभी को पता है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। तो इसमें पूछा गया है कि अंतिम चरण 7वें चरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। ये तो सही है क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा को लास्ट में ही राजस्थान में मिलाया गया था। फिर है सिरोंज को मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया। ये भी सही है क्योंकि जो एक हिस्सा राजस्थान का था उसमें सिरोंज उसको
MP में, मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। आबू एवं दिलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। ये भी सही है, क्योंकि सिरोही के जो आबू एवं दिलवाड़ा हैं ये तब तक राजस्थान में नहीं मिलाए गए थे, तो इनको राजस्थान में मिलाया गया था। और मत्स्य संघों को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, तो ये गलत है, क्योंकि मत्स्य संघ तो पहले ही चरण में राजस्थान में मिल गया था, तो ये गलत है। तो इसमें कौन सा सही होगा? 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने की थी 1944 में, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने की थी 1945 में, मांगीलाल भव्य ने की थी 1946 में, या अमृतलाल पाठक ने की थी 1945 में। तो इसका सही आंसर बताइए आप मुझे, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये की थी भोगीलाल पांड्या जी ने। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या ने 1944 में। ये राजस्थान के प्रजामंडल और उनका मतलब जब ये बनाए गए थे, उनकी तिथि, स्थापना दिवस से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है। हरिनारायण शर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापक थे? हरिनारायण शर्मा ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? भरतपुर की, अलवर की, करौली की, या जैसलमेर की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर की। नेक्स्ट है, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग, देखिए ये दो क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पत्थर से बना हुआ है? लाल पत्थर से बना हुआ है। और ये पूछा गया है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, चिड़ियाटूक पहाड़ी, अरावली श्रेणी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो कई बार आया हुआ है, ये है चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। ये स्टेटमेंट है 24 नंबर की, अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में ऐसा कहा था कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि अगर नीचे से सिर उठा के देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। मतलब इतना ऊंचा बना है कि हम नीचे से अगर सिर को ऊपर उठा के देखें तो सिर के जो राजस्थानी लोगों के सिर पे पगड़ियाँ बंधी होती हैं, वो पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या भैंसरोडगढ़? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस दुर्ग में अर्ध साका हुआ था? साका हम सभी जानते हैं क्या होता है, सभी राजस्थान में के कई मतलब दुर्गों में साके हुए हैं, लेकिन ये पूछा गया है कि अर्ध साका किस में हुआ था? गागरोन दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, या जैसलमेर दुर्ग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हुआ था जैसलमेर दुर्ग में, यहाँ अर्ध साका हुआ था। नेक्स्ट है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जो बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर क्षेत्र का, जयपुर अजमेर का, जैसलमेर बाड़मेर का, या उदयपुर सिरोही का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बम नृत्य जो फेमस है वो है अलवर और भरतपुर का। फिर है, कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य किस जनजाति का है? भील जनजाति, मीणा जनजाति, कथौड़ी जनजाति, या गरासिया जनजाति? तो ये सही आंसर हो जाएगा, ये है गरासिया जनजाति का नृत्य है। गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गोहिल जो वंश है उसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? राणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, बप्पा रावल को, या अमर सिंह को? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है ये, तो ये माना जाता है बप्पा रावल को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड़िया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? नेक्स्ट है, कोड़िया देवी किस जनजाति की देवी है? सहरिया, गरासिया, मीणा, या डामोर? तो ये पूछा गया है, देवी कुल देवी से है कि कोड़िया देवी किस जनजाति की देवी है। जैसे लोक देवताओं से आता है, ऐसे कुल देवियों से भी, लोक देवी से भी आते हैं क्वेश्चंस। तो ये है सहरिया जनजाति की देवी। ठीक है फ्रेंड्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मौसर क्या है? मौसर क्या है? अरावली की जनजाति, सती प्रथा, मृत्युभोज की प्रथा, या झील का नाम? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में देके बताइएगा, और फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो मैं इसका क्वेश्चन आपको, इसका क्वेश्चन सही आंसर मैं बताऊंगी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता, बट हमें आपके लाइक से, आपके देखने से मोटिवेशन मिलता है और आगे और अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट लाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल है वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी वीडियो को देख सकें। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट है या इससे अलग किसी और टॉपिक पे आप कोई कंटेंट चाहते हैं, कोई डिटेल चाहते हैं, डिटेल में कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।